बच्चों आज हम अगला टॉपिक लेंगे एंडेंजर्ड स्पीशीज एंड एक्सटिंक्शन। जैसे कि रेड डेटा बुक में हमने पढ़ा, रेड डेटा बुक के स्पीशीज 7 कैटेगरी में हमने पढ़ी थी, जिनमें एक कैटेगरी क्रिटिकली एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, इससे ऊपर एक्सटिंक्ट था सबसे पहले ब्लैक कलर में, इससे नीचे तीसरी कैटेगरी एंडेंजर्ड थी, आज हम इन्हीं का जिक्र करेंगे। आप जानते हैं कि एक्सटिंक्ट स्पीशीज कौन सी हैं, विच आर कंप्लीटली लॉस्ट, जो पहले थी आज नहीं है, उनको हम कहते हैं एक्सटिंक्ट स्पीशीज। क्रिटिकली एंडेंजर्ड वो हैं जो डिक्रीजिंग है, बहुत लार्ज एक्सटेंट तक डिक्रीज हुई, डिक्रीज अप टू लार्ज एक्सटेंट, जो संख्या में बहुत ज्यादा घटी। और एंडेंजर्ड वो हैं जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड हो सकती हैं, होने वाली हैं अगर उनका प्रॉपर केयर नहीं की गई। तो इस तरह से हमारे पास ये 3 कैटेगरी की हम बात करेंगे। एक्सटिंक्ट का तो कुछ नहीं हो सकता, एक्सटिंक्ट हैव बीन लॉस्ट, दे आर टोटली एब्सेंट, दे कैन नॉट सर्वाइव, दे आर वाइप आउट ड्यू टू वेरियस फैक्टर, तो वो तो हमारी एक्सटिंक्ट है। एंडेंजर्ड स्पीशीज की हम कहेंगे दीज आर एक्चुअली थ्रेटन्ड अप टू ग्रेट एक्सटेंट, थ्रेटन्ड। ये स्पीशीज ऐसी स्पीशीज हैं जो खतरे में हैं, जो कभी भी नष्ट हो सकती हैं। इनके लिए सरकार ने एक एक्ट बनाया हुआ है, एंडेंजर्ड स्पीशीज एक्ट, एंडेंजर्ड स्पीशीज एक्ट। ये जो एंडेंजर्ड स्पीशीज एक्ट है, ये इनके प्रोटेक्शन के लिए बनाया हुआ है, ताकि इनको कोई वो ना करे। अभी मैं कुछ आपको आइडिया देता हूँ कि एंडेंजर्ड स्पीशीज एक्ट है, इसके हिसाब से हमारे देश में इन इंडिया टोटल प्लांट की वैरायटी, मैंने पहले भी आपको बताया था, लगभग 15,000 है। भारत में 15,000 एंडेमिक स्पीशीज हैं प्लांट्स की। इन 15,000 में से लगभग 135 स्पीशीज हमारे पास हाईली एंडेंजर्ड है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, जो कभी भी एक्सटिंक्ट हो सकती हैं। हाईली एंडेंजर्ड स्पीशीज है प्लांट की, ये खतरे में है 135, ये एक्सटिंक्ट हो सकती हैं। इसके बाद अब मैमल्स की बात करें, थ्री 372 स्पीशीज में से 69 हमारे पास हाईली एंडेंजर्ड मैमल की स्पीशीज हैं। फिर हम रेप्टाइल और एम्फीबिया, रेप्टाइल और एम्फीबिया, इसके हमारे पास लगभग 580 स्पीशीज हैं जो एंडेमिक है इंडिया के लिए। और इनमें से भी 22 स्पीशीज ऐसी हैं जो हाईली एंडेंजर्ड हैं, जो एक्सटिंक्ट हो सकती हैं अगर प्रॉपर केयर नहीं किया गया। बर्ड्स की लगभग 1200 को मानते हैं, लेकिन 1200 नहीं है, वो अप्रोक्सीमेटली 1175 के आसपास स्पीशीज भारत में पाई जाती हैं। और इनमें से 40 स्पीशीज ऐसी हैं जो हाईली एंडेंजर्ड हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितनी स्पीशीज ऐसी हैं जो हमारे लिए क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं। ये स्पीशीज अगर प्रॉपर केयर नहीं किया गया तो दे कैन बिकम एक्सटिंक्ट। ये एंडेंजर्ड स्पीशीज की एक जनरल कंडीशन है जो हमारे यहाँ पाई जाती है। अब हम इन्हें इतना स्पीशीज में क्रिटिकल कंडीशन है, तो वाई वी कंजर्व देम, हम इन्हें क्यों प्रोटेक्ट करते हैं? प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे पहले तो इनका यूजफुल है, बहुत सारी स्पीशीज किसी ना किसी रूप में यूजफुल है। दे आर ए पार्ट ऑफ द फूड चेन, इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, दैट इज these species
अनदर स्पीसीज। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये स्पीसीज आगे इवॉल्व होंगी। अगर हमने किसी स्पीसीज को प्रोटेक्ट नहीं किया, वो स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाती है, तो आगे उस स्पीसीज का इवोल्यूशन रुक जाएगा। इवोल्यूशन रुकने की वजह से वो स्पीसीज आगे डेवलप नहीं होगी, आगे नई स्पीसीज नहीं बनेंगी। और जब नई स्पीसीज नहीं बनेगी, आप सोचें अगर एप्स जो हमारे एंसेस्टर होमोनिड्स, अगर ये एक्सटिंक्ट हो गए होते तो आज ह्यूमन बीइंग नहीं होता। आप सोच सकते हैं कि इसका कितना बड़ा लाभ है। अगर कोई स्पीसीज एंडेंजर्ड हो जाती है, कोई स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाती है, कोई स्पीसीज प्रोटेक्ट नहीं की जाती, तो आगे उसका इवोल्यूशन रुक जाता है और कुछ जनरेशन के बाद वो स्पीसीज नहीं रहती, उसका इवोल्यूशन भी रुक जाता है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा ये इसका नुकसान होता है। अब ये जो स्पीसीज हैं, इन स्पीसीज को हम लिस्टिंग कैसे करते हैं? लिस्टिंग ऑफ स्पीसीज। हम स्पीसीज को लिस्टिंग कैसे करेंगे? कौन क्रिटिकल है, कौन एंडेंजर्ड है, कौन इसमें आउट ऑफ ईयर है? तो इसके लिए जो IUCN सर्वे करती है और हर कंट्री से उसकी एंडेमिक स्पीसीज का डेटा और उनका नंबर और उनकी पोजीशन, ये सारा डेटा मंगाती है और फिर उसको वो कैटेगराइज करती है अलग अलग उस पर। इसके लिए जो एक्ट बना हुआ है, ESA बोलते हैं इस एक्ट को, एंडेंजर्ड स्पीसीज एक्ट। ESA मीन्स एंडेंजर्ड स्पीसीज एक्ट। इस एक्ट के अकॉर्डिंग उनको एंडेंजर्ड कैटेगरी में रख जाते हैं। स्पीसीज को एंडेंजर्ड में रखते हैं, कई फैक्टर देखे जाते हैं। देयर आर मेनी फैक्टर्स kept in mind। कौन कौन से फैक्टर हम अपने दिमाग में रखते हैं कि स्पीसीज एंडेंजर्ड है नहीं है? इसके लिए सबसे पहला नंबर ऑफ स्पीसीज, वो संख्या में कितनी है। दूसरा, उसकी ग्रोइंग ट्रेंड, वो किस हिसाब से बढ़ रही है कि घट रही है? बढ़ रही है तो किस स्पीड से बढ़ रही है? सुटेबल हैबिटेट, उसके हैबिटेट हैं भी या नहीं है तो कितने हैं जो उसके लिए सूट करते हैं? सुटेबल हैबिटेट। फिर इसके बाद डिस्ट्रक्शन और प्रोटेक्शन ऑफ हैबिटेट। उसके हैबिटेट डिस्ट्रक्ट हो रहे हैं, घटते जा रहे हैं या बढ़ते जा रहे हैं, तो उससे भी हमें पता लग जाता है कि वो स्पीसीज घटेगी या बढ़ेगी। जब उसके हैबिटेट ही नहीं रहेंगे तो स्पीसीज कहां से सर्वाइव करेगी? तो इस तरह से हम इन चीजों को देखते हैं और इन चीजों को फिर हम देखते हैं क्या उसका ओवर एक्सप्लॉइटेशन तो नहीं हो रहा। ओवर एक्सप्लॉइटेशन, अगर उस स्पीसीज का ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है तो वो कभी भी एंडेंजर्ड कैटेगरी में आ सकती है, एक्सटिंक्ट हो सकती है, उसके लिए खतरनाक हो सकती है। तो इसके लिए फिर गवर्नमेंट प्लान बनाती है। इस प्लान में बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो इस प्लान के अकॉर्डिंग बनाए और फिर उनकी संख्या बढ़ी, जिनमें कुछ सम एंडेंजर्ड स्पीसीज, कुछ के नाम और कुछ के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी मैं दे देता हूं। सबसे पहली थी बाल्ड ईगल। ये बाल्ड ईगल क्रिटिकल एंडेंजर्ड कैटेगरी में थी। ये जो बाल्ड ईगल है ये वो संख्या में कम रही, केवल 500 बाल्ड ईगल बची थी
जब इसको ESA के अकॉर्डिंग प्रोटेक्ट किया तो आज दुनिया में 7,000 से ऊपर इनकी संख्या हुई। ये एक एग्जांपल है जो इसका एंडेंजर्ड स्पीशीज के प्रोटेक्शन से हुआ। फ्लोरिडा पैंथर, जैसे कि नाम है फ्लोरिडा, फ्लोरिडा में एक पैंथर की स्पीशीज पाई जाती है, उसको फ्लोरिडा पैंथर के नाम से जानते हैं। फ्लोरिडा पैंथर को भी सेम लाइन पे प्रोटेक्ट किया गया। ये 1989 में जो सर्वे किया गया तो केवल फ्लोरिडा में 50 के आसपास ये पैंथर बचे थे। बाद में इनको प्रोटेक्ट किया गया और देखा गया कि 2014 के अकॉर्डिंग इनकी संख्या 135 के लगभग पहुंच गई। इसका नंबर इज इंक्रीजिंग। इसके बाद ग्रे वोल्फ, ये वोल्फ भी एक वैरायटी है, ये भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड वैरायटी थी जो नॉर्वे में, अमेरिका में पाई जाती थी। इसको भी एंडेंजर्ड स्पीशीज एक्ट के अकॉर्डिंग प्रोटेक्ट किया गया और जिसकी इसकी संख्या काफी मात्रा में 500 से बढ़ के 2500 हुई। बड़ा कॉमन एग्जांपल हम अपने कंट्री का लें, इंडिया का। इंडिया में टाइगर, वो थोड़े टाइगर थे और अब जब भारत वालों ने इसका वो दिया तो लगभग इनकी संख्या 2,500 से ऊपर हो गई। सो द टाइगर पॉपुलेशन है ड्रास्टिकली इंक्रीज इंडिया में। तो इसलिए इंडिया को अवार्ड भी दिया गया। इंडिया में हमारे इसी पिछले 5 ईयर प्लान में इनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ी। इसके अलावा कुछ बर्ड थी, कुछ दूसरे जानवर थे, उनके लिए भी यही। अब बात आती है कि इनको सेलिब्रेट करने के लिए एक एंडेंजर्ड स्पीशीज डे मनाया जाता है। हर साल एवरी ईयर इन मई 3rd फ्राइडे, किसी भी डेट को पूरा डेट नहीं है इसकी, ये दिन के हिसाब से है। मई के महीने में जो 3rd फ्राइडे है उसको हम एंडेंजर्ड स्पीशीज डे के नाम से मनाते हैं और इस दिन हम कोशिश करते हैं कि इनको प्रोटेक्शन करें, इनके बारे में कुछ ना कुछ करें, लोगों को जानकारी दें और आगे की प्लानिंग बनाएं। ये किया जाता है। अब हम स्टेप्स to be done to protect species। हम इनके लिए एंडेंजर्ड स्पीशीज के प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या कर सकते हैं, व्हाट कुड बी डन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज, हम क्या कर सकते हैं। इसके लिए कई सारे स्टेप हैं जो हम कर सकते हैं। सबसे पहले गेट नॉलेज about endangered species of our area। अपने एरिया की जो एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं उसके बारे में पहले जानकारी प्राप्त करें कि हमारे यहाँ कौन सी स्पीशीज एंडेंजर्ड है, कौन सी स्पीशीज एंडेंजर्ड नहीं है। सबसे पहला काम है वी शुड गेट नॉलेज अबाउट द एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ आवर एरिया, कि हमारे एरिया में ये स्पीशीज एंडेंजर्ड है। तो सबसे पहला स्टेप है उसकी वो करें। दूसरा है विजिट टू ए नेशनल वाइल्ड लाइफ एनी प्रोटेक्टेड रिजर्व, प्रोटेक्टिव एरिया, that may be a biological park, that may be a biosphere reserve, that may be a sanctuary, or that may be a Ramsar site, or any other area where these are protected. Then the next step which we can do, make our area home
वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली, इकोलॉजिकली। वाइल्ड लाइफ के लिए इकोलॉजिकली हम होम एरिया, अपने घर का आसपास का एनवायरनमेंट इकोलॉजिकली फ्रेंडली बनाएं। फिफ्थ, वी शुड अरेंज such activity that endangered species not be disturbed। हम कोई ऐसी एक्टिविटी ना करें। कई बार क्या होता है, हम जानबूझ के या अनजाने में कि जंगल में आग लगा देते हैं, उसमें कुछ एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, या किसी तालाब में एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, हम उसमें दवाई छिड़क देते हैं या हम उसको ड्राई कर देते हैं। तो सच टाइप ऑफ एक्टिविटी शुड बी टोटली प्रोहिबिटेड। हम ऐसी एक्टिविटी कोई भी ना करें। अगला, हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड एंड अदर केमिकल्स बी यूज्ड विद केयर। हम इनको केयर से यूज करें और कम यूज करें, लेस यूज होना चाहिए इनका बहुत ही। हम अनजाने में या जानबूझ के कई बार इनकी ज़्यादा मात्रा यूज कर जाते हैं और वहाँ भी यूज कर जाते हैं जहाँ इसकी जरूरत नहीं है, या हम ऐसी जगह यूज कर जाते हैं जहाँ किसी यूजफुल स्पीशीज पे इनका नुकसान होता है, हार्म होता है। इसके अलावा हम रीसाइक्लिंग पे ध्यान दें, रीसाइक्लिंग भी इंक्रीज। हम ऐसी चीज़ों का यूज करें जिनका रिसाइकलिंग ज़्यादा हो सकता हो, ताकि वह एनवायरनमेंट में पोल्यूशन पैदा ना करें, ऑर्गेनिज्म को ना करें। अगला, प्रोडक्ट मेड फ्रॉम एंडेंजर्ड स्पीशीज बी टोटली अवॉइडेड एंड बैन। आप ऐसी कोई चीज यूज ना करें जैसे हाथी दांत की बनी चीजें हैं, शेर की छाल से बनी चीजें हैं, कुछ प्लांट के प्रोडक्ट हैं। जो प्लांट एंडेंजर्ड हैं उनकी कोई भी प्रोडक्ट हम ना खरीदेंगे, ना ही उस प्रोडक्ट को खरीदने में बढ़ावा देंगे। तो ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसी चीज ना करें। इसके बाद प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। वाइल्ड लाइफ हैबिटेट को भी प्रोटेक्ट करेंगे ताकि वाइल्ड लाइफ हैबिटेट में कोई दोबारा से कोई पोल्यूशन ना हो, कोई ऑर्गेनिज्म एक्सटिंक्ट ना हो, किसी ऑर्गेनिज्म पे बुरा असर ना पड़े। तो ये हमारे लिए कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम इजीली कर सकते हैं एंडेंजर्ड स्पीशीज के कंट्रोल के लिए। इसके बाद आता है एक्सटिंक्शन। किसी ऑर्गेनिज्म का एक्सटिंक्ट हो जाना। एक्सटिंक्शन इज ऑफ 3 टाइप्स। नंबर 1 नेचुरल, नंबर 2 एंथ्रोपोजेनिक, और नंबर 3 मास एक्सटिंक्शन। नेचुरल एक्सटिंक्शन तो नेचर में अपने आप होगा। आप कितने ही कोशिश करें, आप कितने ही वो कर लें, कुछ स्पीशीज इवोल्यूशन के बाद पुरानी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाती हैं, नई स्पीशीज बन जाती हैं। इट इज ए नेचुरल प्रोसेस एंड इट इज वेरी स्लो प्रोसेस। नेचुरल, स्लो। मैनी older species evolved
इससे नई स्पीसीज बन जाती हैं, पुरानी स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाती हैं। तो ये जो एक्सटिंक्शन है, इस एक्सटिंक्शन में नेचुरल प्रोसेस है। सबसे पहले नेचुरल में अपने आप ऑर्गेनिज्म एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, हम उनको चाह के भी नहीं बचा सकते, हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। वो नेचर में इस तरह की एक, हम ये मान के चलें कि ऐसी एक प्रोग्रामिंग है कि हर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि इवोल्यूशन होता है, आदमी में डिफरेंट टाइप के आदमी में इवोल्यूशन हुआ। पहले आदमी में पूंछ होती थी, वो भी एक अलग स्पीशीज थी। तो इस तरह होमो हेबिलिस, होमो इरेक्टस, तो ये कंटिन्यूस, ये नेचुरल है। एंथ्रोपोजेनिक हम करते हैं, मैन मेड है ये, और ये सबसे खतरनाक है। आज पहले से 100 टाइम फास्टर एक्टिंग ऑर्गेनिज्म हो रहे हैं। पिछले लगभग 200 सालों में मोर देन 500 स्पीसीज हैव बिकम एक्सटिंक्ट, एंड दे आर मेनली ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी। हमने उनके हैबिटेट डैमेज कर दिए, हमने उनके फूड नहीं छोड़ा, हमने उनकी जगह नहीं छोड़ी, हमने उनको पोचिंग किया, ओवर एक्सप्लॉइट किया। They have been mass extinction is sometimes organism extinct in large number. Until today, 5 steps of mass extinction have occurred. 5 बार mass extinction हो चुका है। अब ये बड़ा फास्ट होता है, एक साथ बहुत सारे ऑर्गेनिज्म एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, इसको कहते हैं मास एक्सटिंक्शन। देन इज द लिटिल स्टेटस ऑफ एक्सटिंक्शन, सम डेटा स्टेटस ऑफ एक्सटिंक्शन। एक्सटेंशन बड़ी फास्ट हो रहा है। अगर हम माने तो 1700 स्पीसीज प्लांट की और 3.5 लाख एनिमल्स विल बी एक्सटिंक्ट if not properly cared। अगर हम इनकी ठीक ठाक देखभाल नहीं करेंगे तो कितने ऑर्गेनिज्म एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। अप्रोक्सीमेट 2.5 स्पीसीज पर आवर आर लॉसिंग और बीइंग एक्सटिंक्ट। हमें सबका पता भी नहीं चलता, अनजाने में, जानबूझ के या किसी हमारी एक्टिविटी से लगभग इस हिसाब से स्पीसीज आज एक्सटिंक्ट हो रही हैं, बीइंग लॉस्ट हो रही हैं। और ऐसा मानते हैं अप्रोक्सीमेटली 50% ऑफ टोटल स्पीसीज कैन बी लॉस्ट इन प्रेजेंट सेंचुरी, साल के अंत तक। अब देखें, ऐसी बहुत सी क्रॉप्स हैं जिनको किसान उगाते ही नहीं है, किसान उनको ग्रो ही नहीं करते। ग्रो नहीं करते तो वो धीरे धीरे कम होती चली जाती हैं, या उनका इवोल्यूशन भी रुक जाता है, आगे होती नहीं। और ये स्थिति रही तो उनकी नई वैरायटी बन जाती है, पुरानी वैरायटी डैमेज हो जाती है। इसके बाद कुछ एक्सटिंक्ट होने वाले सारे बराबर नहीं है। ऑर्गेनिज्म मोर ससेप्टेबल फॉर एक्सटिंक्शन। कौन से ऑर्गेनिज्म ज्यादा एक्सटिंक्ट होते हैं?
नंबर 1, लार्ज साइज ऑर्गेनिज्म जैसे व्हेल, एलिफेंट, ये जल्दी एक्सटिंक्ट हो गए। जो ऑर्गेनिज्म बड़े साइज के होते हैं ये जल्दी एक्सटिंक्ट होते हैं। दूसरा, स्मॉल पॉपुलेशन साइज, जिनकी पॉपुलेशन पहले कम है, संख्या में बहुत कम है। स्लो ब्रीडर, जिनमें रिप्रोडक्शन रेट बड़ा स्लो है, वे भी बड़े फास्टली एक्सटिंक्ट होते हैं। इसके अतिरिक्त फीडिंग एट हाई ट्रॉपिक लेवल, जो हाई ट्रॉपिक लेवल पे फीडिंग करते हैं वो भी जल्दी एक्सटिंक्ट होते हैं। इसके अलावा कुछ माइग्रेटरी ऑर्गेनिज्म, इफ देयर रूट इज डिस्टर्ब, अगर उनका रूट डिस्टर्ब कर दें या उसको डैमेज कर दें तो वो माइग्रेशन ठीक से नहीं कर पाते, सीजन चेंज में वो दूसरी जगह नहीं जा पाते, जिससे वो। इसके अलावा नैरो रेंज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जो एक पार्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं, ये ऑर्गेनिज्म जल्दी एक्सटिंक्ट होते हैं कंपैरेटिवली दूसरे ऑर्गेनिज्म के। और ऐसे ऑर्गेनिज्म आज दुनिया में लाखों हैं। ये ऑर्गेनिज्म दीज आर मोर ससेप्टेबल फॉर एक्सटिंक्शन। ये हमारा एक्सटिंक्शन का